ऑपरेशन सिंदूर पर चीन और अमेरिका हमें ज्ञान देंगे। वो अमेरिका जो हल्की सी धमकी पर यह कहता है कि हम ईरान को दुनिया के नक्शे से हटा देंगे। वो चीन जो उइगुर मुसलमानों पर लगातार जुल्म करता है, तिब्बतियों पर जुल्म करता है और पाकिस्तान की हर ज्यादती पर आंख मूंद लेता है, वो भारत को ज्ञान देंगे, वो भारत को नसीहत देंगे, और वो भी ऑपरेशन सिंदूर पर। आप देख रहे हैं बेबाक, मैं अभिसार शर्मा। तो सवाल तो पूछ, हक है तेरा, फर्ज है तेरा, किसी की खैरात, किसी का एहसान नहीं तुझ पर, मगर शर्त है अंदाज़े बयां हो बेखौफ, अंदाज़े बयां हो स्पष्ट, अंदाज़े बयां हो बेबाक। हां, उस लफ्ज को याद रखो, अंदाज़े बयां हो बेबाक। बेबाक। दोस्तों, आज बेबाक में हम बात करने वाले हैं अमेरिका और चीन के दोहरे मापदंड की, मगर उससे पहले एक बहुत जरूरी बात। ऑपरेशन सिंदूर क्यों मायने रखता है मैं आपको बताता हूं। सिर्फ इसलिए नहीं कि उसका नाम ऑपरेशन सिंदूर है, बल्कि इसलिए क्योंकि इस ऑपरेशन के जरिए और उसके बाद जो संदेश भारत ने दिया है ना, हमने पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा को पूरी तरह से धराशायी कर दिया। क्योंकि पाकिस्तान क्या करना चाहता था, उसने आतंकवादियों को भेजा, लोगों की धार्मिक पहचान पूछकर उन्हें मौत के घाट उतारा। उनका मकसद क्या था कि भारत में जबरदस्त दंगे हो जाएं, और काफी हद तक वो कामयाब हो रहा था जब कश्मीरियों और मुसलमानों पर प्रहार किया जा रहा था, मगर कोई बहुत बड़ी घटना नहीं हुई। परेशान जरूर किया गया, मगर भारत ने किस तरह से जवाब दिया याद कीजिएगा। विदेश सचिव विक्रम मिस्री सामने आते हैं तो वो क्या कहते हैं। विक्रम मिस्री ये कहते हैं कि पाकिस्तान की पूरी कोशिश थी कि पहलगाम के जरिए देश भर में दंगे फैला दिए जाएं, मगर ऐसा नहीं हुआ। देश एकजुट रहा और ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह एकता और मजबूत हुई है। और सबसे बड़ी बात, इस पूरे ऑपरेशन की जानकारी कौन देने आया? एक तरफ सोफिया कुरैशी थी, कर्नल सोफिया कुरैशी, और दूसरी तरफ विंग कमांडर व्योमिका सिंह। सोफिया कुरैशी, जी हां, और सोफिया कुरैशी ने पूरी जानकारी दी कि किस तरह से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, बाकायदा सबूतों के साथ, बाकायदा दस्तावेजों के साथ। और ये तमाम दस्तावेज हमारे सामने एक बड़े स्क्रीन पर थे। हमने पाकिस्तान को संदेश दिया कि तुम जो हिंदू मुस्लिम के नाम पर या मुस्लिम के नाम पर हमारे देश में अराजकता मचाने की कोशिश करते हो, हमारे देश में तुमसे ज्यादा मुसलमान हैं, और हमारे देश में सोफिया कुरैशी, कर्नल सोफिया कुरैशी जैसे मुसलमान हैं जिन्हें मैं सल्यूट करना चाहता हूं। मैं सल्यूट करना चाहता हूं विंग कमांडर व्योमिका सिंह को, मैं सल्यूट करना चाहता हूं इंडियन आर्मी को, जिन्होंने एक बार फिर साबित कर दिया कि अगर देश की आन बान और शान पर आएगी तो इंडियन आर्मी खामोश नहीं रहने वाली है, वो इसका करारा जवाब देगी। और यही वजह है दोस्तों, मैं बार बार आपसे कहता रहा कि पहलगाम के बाद जो हिंसा हो रही है, हमें अपने आपस में नहीं लड़ना है, हमें समाज के अंदर वैमनस्य, जहर और नफरत नहीं फैलाना है, वरना उन आतंकवादियों और जो संस्कारी गुर्गे देश के अंदर हिंदू मुस्लिम कर रहे थे ना, उनमें कोई फर्क नहीं था। आज का यह लम्हा एक बहुत बड़ी जीत है लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की पत्नी हिमांशी नरवाल के लिए भी, क्योंकि यही हिमांशी सामने आई थी ना, और उन्होंने कहा था कि इस हमले के लिए मुसलमानों और कश्मीरियों पर दोष ना बढ़ा जाए। आपको याद है हिमांशी पर किस तरह से प्रहार हुआ था? और आज जब विदेश सचिव आए तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने यही तो कहा कि आतंकवादी चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम के नाम पर इस देश में दंगे शुरू हो जाएं, अराजकता शुरू हो जाए। कुछ लोग चाहते थे मगर कामयाब नहीं हुए। हां, बहुत अच्छा होता कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं सामने आते और शांति की अपील करते। उन्होंने ऐसा नहीं किया, कोई बात नहीं, मगर इस वक्त देश एक बहुत ही नाजुक मोड़ पे है दोस्तों, और मैं उम्मीद करता हूं कि हम इन चुनौतियों को समझ रहे होंगे, क्योंकि पाकिस्तान इसका जवाब देने की ताक में है, और पाकिस्तान सिर्फ एक जुबान समझता है, और वो है आतंकवाद की। हमें चौकस रहना है, हमें सतर्क रहना है, और किसी भी कीमत पर हमारी निगाह, हमारा फोकस नहीं हट सकता। अगर हम आपस में ही लड़ते रहेंगे तो इसका फायदा पाकिस्तान ले जाएगा, जैसे वो लगातार ले जा रहा है। यहां पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की, यहां पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है गोदी मीडिया की, जिसकी मैं चर्चा करूंगा। यहां बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है हमारे तमाम राजनेताओं की,
और मुझे इस बात की बहुत खुशी है दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई और वो लगातार तमाम दलों के साथ मंत्रणाएं कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात, चाहे राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, तेजस्वी यादव हो, सभी ने अपनी तरफ से एकता का एक संदेश दिया है और कहा है कि हम भारतीय सेना के साथ हैं। सब संदेश दे रहे हैं, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, सबने यह संदेश दिया है कि हम एक हैं। और इस मौके पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद हम अपना फोकस हटने नहीं दे सकते। कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह जब साथ साथ थी तो आपको अंदाजा नहीं है कि पाकिस्तान को किस कदर मिर्ची लग रही है। अब उनके रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि अगर भारत और हमला नहीं करेगा तो हम बातचीत करने को तैयार हैं, हम तनाव कम करने को तैयार हैं। अरे भाई, पहले आप अपने आतंकवादियों को कम कीजिए। इन हमलों ने पाकिस्तान को बुरी तरह से एक्सपोज कर दिया है। यह स्पष्ट हो गया है कि बहावलपुर हो, मुरीद के हो या पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के तमाम जगह वहां बाकायदा टेरर कैंप्स चल रहे हैं। मौलाना मसूद अजहर, जो कि भारतीय संसद पर हुए हमले का मास्टरमाइंड था, उसके परिवार के 10 सदस्य मारे गए। मौलाना मसूद अजहर को पता होना चाहिए जब परिवार का कोई इंसान मारा जाता है तो उसका क्या दर्द होता है, क्योंकि मौलाना मसूद अजहर, तुमने न जाने कितनी औरतों को विधवा किया है, तुमने अपने आतंक से न जाने कितने घरों का चिराग बुझाया है और आज तुम्हारे घर के 10 लोग मारे गए। सुनकर अच्छा नहीं लगता है दोस्तों, मगर जब एक आतंकवादी जिसके मन में कोई करुणा नहीं है, जब उस नफरत के चलते आम बेकसूर भारतीयों पर प्रहार करता है तो स्वाभाविक सी बात है उसके लिए मेरे मन में कोई करुणा नहीं है। मेरी करुणा, मेरा दर्द शर्तों के साथ अपने देश की जनता के लिए, मेरे मन में पाकिस्तानी जनता के लिए भी करुणा है अगर बेकसूर लोग मारे जाएंगे। मगर पाकिस्तानी लोगों को सामने उभर कर आना पड़ेगा, उन्हें अपनी सरकार को घेरना पड़ेगा कि आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान इस तरह से भारत के अंदर आतंक फैलाता है। क्योंकि जवाब तो मिलेगा और करारा जवाब दिया जाएगा, बार बार दिया जाएगा। इंतजार कीजिए दोस्तों, मैं आपको बतलाने वाला हूं कि 1965 का लम्हा जब भारत एक था तो उसने पाकिस्तान को क्या करारा जवाब दिया था। मगर मैंने आपके सामने कार्यक्रम की शुरुआत में जिक्र किया अमेरिका और चीन का। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि यह बहुत ही शर्मनाक है, चीन इस हमले पर खेद जतला रहा है। कौन है डोनाल्ड ट्रंप? ये वही डोनाल्ड ट्रंप हैं जिन्होंने दुनिया को आर्थिक अराजकता की तरफ ढकेल दिया टैरिफ लगाकर। ये वही डोनाल्ड ट्रंप हैं जो मेरी मर्जी के मुताबिक अपनी सियासत कर रहे हैं। ये वही डोनाल्ड ट्रंप हैं जो अपने दोस्त, अपने मित्र देश कनाडा की बेइज्जती करते हैं, ब्रिटेन की बेइज्जती करते हैं, ग्रीनलैंड पर कब्जा करने का सपना देखते हैं और फिर यह कहते हैं कि अगर मेरी जान पर हमला हुआ तो मैं ईरान को खत्म कर दूंगा। ये वो आदमी है दोस्तों। और आज जो भारत ने हमला किया है इस पर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं इट इज अ शेम, ये शर्मनाक है। सबसे बड़ी बात, अमेरिका के पास कोई नैतिक अधिकार नहीं है भारत को ज्ञान देने का। अपने गिरेबान में झांको। सबसे बड़ी बात, जिस पाकिस्तान को तुम लगातार सैनिक सहायता दे रहे हो, क्या उस पर अंकुश लगाओगे तुम? बताओ, क्योंकि पाकिस्तान तुम्हारे रहमो करम पर जी रहा है, दो देशों के रहमो करम पर जी रहा है, अमेरिका और चीन। क्या तुम उन पर लगाम लगाओगे? सीधा सा सवाल है, इससे बचा नहीं जा सकता। और अमेरिका हमें ज्ञान देगा, हमें नसीहत देगा। याद कीजिएगा दोस्तों, पहलगाम में हमला होता है, उपराष्ट्रपति जेडी वैंस यहां थे और उनका पहला बयान क्या आता है कि भारत ऐसा कोई कदम ना उठाए जिससे हालात खराब हो जाएं। हमारे 26 लोग मारे गए, कुल 28 लोग मारे गए और हमें नसीहत दी जा रही है। और दूसरा नसीहत देने वाला चीन है। तुम होते कौन हो भाई? चीन अफसोस जतला रहा है इस हमले को लेकर। यह वही चीन है दोस्तों जिसने उइगुर, चीन के अंदर जो एक प्रोविंस है उइगुर, वहां के मुसलमानों पर जुल्म, जोर जबरदस्ती की है। यह वही चीन है जिसने तिब्बतियों पर लगातार जुल्म किए हैं। यह वही चीन है जिसने देश के अंदर लोकतंत्र समर्थक आंदोलनों को कुचला है। और यह वही चीन है जिसने पाकिस्तान की हर आतंकवादी हमले पर पट्टी बांध ली है। जब भारत संयुक्त राष्ट्र जाता है लश्कर-ए-तैयबा के खिलाफ प्रस्ताव लेकर,
तब चीन इस पर वीटो मारता है। वो लश्कर तैयबा जो भारत के अंदर आतंकवाद फैला रहा है, वो लश्कर तैयबा जो भारत का जानी दुश्मन है, जिसका सरगना हाफिज सईद भारत का जानी दुश्मन है, तुम्हारी इतनी मजाल कि तुम लश्कर तैयबा के खिलाफ हमारे प्रस्ताव पर रोक लगाओ और अब तुम हमें नसीहत दो। क्या नसीहत दो कि तुम्हें अफसोस हो रहा है। सबसे बड़ी बात, इन तमाम देशों को अपने गिरेबान में झांक कर देखना पड़ेगा और तब जाकर यह भारत को नसीहत दें। और जहां तक भारत की बात है, जैसे मैंने कहा दोस्तों, अब तक चाहे सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी हो या फिर तमाम लोग हों, उन्होंने खूबसूरत मिसाल पेश की है, मगर चुनौती आगे है। अब तक जो रवैया सामने उभर कर आया दोस्तों, वो बहुत जिम्मेदारी भरा है और हमें ऐसे ही बदस्तूर बने रहना है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से अपील कि विपक्ष को अपने साथ रखें, उन्हें ताना ना दें। उसी तरह से ये जो हिंदुत्ववादी संगठन है, सड़क पर उतरकर हुड़दंग ना मचाएं, परेशान ना करें मेहनत कश कश्मीरियों को, या जो तमाम मुसलमान रोजी रोटी कमा रहे हैं, ये सब हरकतें आप ना करें। क्योंकि मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा 1965 की। आप जानते हैं 1965 में जब लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधानमंत्री थे, तब पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था। उस वक्त भी ऐसे ही मॉक ड्रिल्स हुए थे दोस्तों। हर तरफ सायरन की आवाजें आती थीं। देश में एका था। उस वक्त ये एकता हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के मोर्चे पर भी थी और तमाम राजनीतिक दलों के मोर्चे पर भी सब एक साथ थे। भारत के सामने कठिन चुनौती थी, क्योंकि 3 साल पहले हमें चीन के हाथों करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था। भारत के हौसले गिरे हुए थे, मगर बावजूद उसके लाल बहादुर शास्त्री के नेतृत्व में पूरा देश उठा था। लाल बहादुर शास्त्री के नेतृत्व में एक करारा तमाचा मारा था हमने आतंकवादी पाकिस्तान को। हम पीछे नहीं हटे थे। क्यों? क्योंकि हम सब एक थे। मैं बार बार आपको बता रहा हूं दोस्तों, भारत की एकता उसकी ताकत है हर मोर्चे पर। अगर यह देश एक हो जाए, अगर हमारे अंदर नफरतें जहर खत्म हो जाए ना, तो इस दुनिया की सुपर पावर बनने से हमें कोई नहीं रोक सकता। हमें थोड़ा संयम लाना पड़ेगा, एकता लानी पड़ेगी, थोड़ी सहिष्णुता लानी पड़ेगी। अगर ये तमाम चीजें हमारी रग रग में होंगी, तो सही मायने में विश्व गुरु बनने से हमें कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, अपने कार्यक्रम, अपने मंचों के जरिए मैं लगातार भारतीय सेना को सैल्यूट कर रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहा हूं, क्योंकि इतना बड़ा हमला उनकी विजन का परिणाम हो सकता है। इसमें दो राय नहीं है कि भारतीय आर्मी ने उसका पूरा प्लान बनाया, मगर कहीं ना कहीं इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी योगदान है, उनकी सोच का भी योगदान है। और सबसे बड़ी बात, चुनौती यहां खत्म नहीं हुई है, क्योंकि पाकिस्तान इसका जवाब देगा। यह जवाब कहां से आएगा, कैसे आएगा, कोई नहीं जानता। हो सकता है इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो आज रात ही वो जवाब आ जाए, हम नहीं जानते हैं। मगर पाकिस्तान भी जानता है कि वो माहौल को बिगाड़ नहीं सकता। वो भारत के अंदर हमला नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो ऐसा करता है तो सीधी जंग को न्योता देगा। और अगर सीधी जंग हो गई, यकीनन दोस्तों, जंग एक अच्छी चीज नहीं है। उसका नुकसान दोनों देश की जनता, बेकसूर लोगों को होता है। मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा हूं, मगर हकीकत क्या है मैं आपको बताता हूं। अगर सीधी जंग हो गई तो पाकिस्तान 5 दिनों के आगे टिक नहीं पाएगा। यहां पर पारंपरिक जंग में पाकिस्तान हमसे बहुत पीछे है। हां, खतरा न्यूक्लियर वेपन को लेकर भी है, और पाकिस्तान के पास टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स हैं, और यह अपने आप में चिंताजनक बात है। वो एक तरफ है, मगर हकीकत यह है कि हमें सुरक्षा व्यवस्था पर चाक चौबंद रहना पड़ेगा। और यह जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं है, पुलिस की नहीं है, आम इंसान की भी है। आप और हम जो सड़कों पर जाएं, हमारी निगाह रहनी चाहिए इन तमाम चीजों पर। आप और हम जो अपनी जिंदगी बिता रहे हैं, उसमें कोई कमी ना आए। हमारे रोजमर्रा के काम जारी रहें, वो हम लगातार बदस्तूर जारी रखें, मगर हम अपने मन में नफरत ना भरें, हम जहर से सराबोर होकर इस खूबसूरत देश को बर्बाद ना करें। मैं यही उम्मीद करता हूं दोस्तों। एक बार फिर सलाम इंडियन आर्मी को। आज मैं इमोशनल हूं जो तस्वीरें सामने उभर कर आई, जिस एकता का परिचय आज देश ने दिया। मगर जैसा कि अंग्रेजी में कहा गया है,
टुमारो इज अनदर डे, कल एक दूसरा दिन है। अब देखना है कि एकता जारी रहती है या कुछ नफरती चिंटू देशद्रोही बनकर, गद्दार बनकर इस देश को नुकसान पहुंचाते हैं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।